नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। इस दुनिया में एक रिवाज चलता आ रहा है हम एज ए ह्यूमन बीइंग कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। और आप सभी इसे अच्छी तरह से जानते हैं। दोस्तों के महफिल में क्या होता है, जैसे मान लो कि हम और आप दोस्त हैं और आपका मान लो कोई दुश्मन है, तो हम ये मानते हैं कि वो हमारा भी दुश्मन है। जी, हम चर्चा कर रहे हैं नाटो अलायंस के बीच में एक हुए विवाद की। नाटो अलायंस जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से, उसका जो फुल फॉर्म होता है उसके नाम से जाना जाता है। उसके अलायंस में अभी 31 के आसपास कंट्री है शायद। हाल ही में जिस तरह से ट्रंप अति उत्साही होकर के नाटो कंट्रीज से ही उनके हक मारने की तैयारी में करने में लगे हैं। मतलब ट्रंप इस हाल में आ चुके हैं कि उनको कोई मतलब नहीं है कि नाटो में कौन कंट्री है, नाटो में हूँ या नहीं हूँ, उनको इससे कोई मतलब नहीं है। डेनमार्क से ग्रीनलैंड छीनने में लगे हैं। इस बीच में सुनने में आ रहा है कि कनाडा को या आ गया कि सुनो अगला नंबर अब तुम्हारा है। उसको कनाडा को 51 मतलब टोटल अमेरिका में टोटल 50 स्टेट्स है, तो उसको 51वां स्टेट मतलब 51 स्टेट उसको बनाने में लगे पड़े हैं। ट्रंप एकदम मतलब दुनिया को हड़पने के पीछे, कॉलोनाइजेशन के रिवाज लाने के पीछे एकदम पागल हो चुके हैं। असल में तो ग्रीनलैंड उनके लिए एक सैंपल टेस्टिंग है। असल में चाहते तो वो कनाडा को हैं, और जब कनाडा को चाहते हैं, ऐसे में ट्रंप पहले भी कई बार कनाडा को अपना 51वां राज्य बता चुके हैं। तो ग्रीनलैंड को लेकर वह केवल यूरोपियन यूनियन की और नाटो में बचे रह गए छोटे मोटे देशों की ताकत जांचना चाहते हैं। ग्रीनलैंड मतलब एक निशाना है ट्रंप के लिए। जैसे मैं पिछली वीडियो में बताया था कि ग्रीनलैंड को हथिया लेंगे, फिर उनका यूएसए तो उनका अपना कंट्री है और ग्रीनलैंड ऊपर हो जाएगा, बीच में सैंडविच की तरह कुचला जाएगा कनाडा। इसी को लेकर के कनाडा भी चिंतित है। कनाडा क्या, पूरा यूरोपियन यूनियन चिंतित है, पूरा नाटो का जितने भी कंट्री है सब चिंतित है, क्योंकि हम लोग, वो खुद सोच रहे हैं कि हम नाटो बनाए थे, नाटो एक अलायंस बनाए थे, जिसमें ये था कि अगर नाटो कंट्रीज में किसी एक पर भी कोई अटैक करता है तो सब मिलकर हमला करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं रहा। समय आने पर सबका सब ऑर्गेनाइजेशन, सबका सब ट्रीटी, सबका सब अलायंस फेल मार गया और ग्रीनलैंड का मिशन सक्सेसफुल रहा। तो फिर अगला नंबर कनाडा का होगा और कनाडा अमेरिका का 51वां राज्य बन जाएगा। ग्रीनलैंड का रास्ता तो लगभग ट्रंप साफ कर चुके हैं। अगली चर्चा अब कनाडा की होने वाली है। इससे पहले कि कनाडा की समझदारी दिखाते हुए चीन की शरण में ही चला गया। अभी हाल ही की न्यूज़ में खबर बन रही है कि जो कनाडा का जो प्रेसिडेंट है वो चीन से मिलने आया है। जो चीन की मतलब जिस पार्टी की सरकार है अभी, उसके पार्टी के, जैसे हमारे यहाँ इंडिया में होता है, जैसे भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष है, उससे मिले। ऐसा ही शी जिनपिंग से तो कनाडा का प्रेसिडेंट नहीं मिला, लेकिन उसके पार्टी के अध्यक्ष से मिला है। हालांकि चीन इस दुनिया का दूसरे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो स्वाभाविक है कि अगर कोई देश अमेरिका को नहीं चाहता तो वो उसके बाद चीन को ही चाहे, क्योंकि उन दोनों में तकरार है कि हम बढ़े तो हम बढ़े। हालांकि भी विनाश काल में आई हुई इस शरण को सामने वाला भी मौका मानकर यूज कर रहा होता है। फिर भी कनाडा ने जो अपने स्तर पे सक्षमता का प्रयास किया है, जैसे वेनेजुएला को भी जब डर लगने लगा था कि ट्रंप खा जाएंगे उसे, ट्रंप उसे बर्बाद कर देंगे, तब वो रूस की तरफ भाग गया था कि हमारे साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ऐलान कर लीजिए और बुरे वक्त में हमारे काम आ जाइएगा। लेकिन इस बार यह पार्टनरशिप करने का अमेरिका का ही पड़ोसी, अमेरिका का ही सहयोगी नाटो मेंबर कनाडा भागा है। कनाडा जबकि नाटो अलायंस का एक मेंबर कंट्री है, फिर भी वो वहाँ से नाटो के अलाइनमेंट होने के बावजूद भी वो चीन से अभी समझौता करने पर तुला हुआ है। हालांकि हम जानते हैं कि कनाडा चीन पर 100% टैरिफ लगा चुका था उनके इलेक्ट्रिक व्हीकल पे, लेकिन अभी वो सब खत्म हो जाएगा, 1 मार्च से सब खत्म हो जाएगा। लेकिन इस बार यह पार्टनरशिप, कनाडा और चीन की पार्टनरशिप इतनी बड़ी है कि पिछले साल इसी कनाडा ने अमेरिका के चाल के चलते, अमेरिका जैसा कहेगा वैसा करूँगा, ये इनकी थ्योरी थी। क्योंकि पहले अभी जो यहाँ पे जो अभी प्रेसिडेंट है, इनके पहले ट्रूडो था, वहाँ का कनाडा का प्रेसिडेंट ट्रूडो था। ट्रूडो का कहने का मतलब ये था, अमेरिका का प्रेसिडेंट जैसा कहेगा मैं वैसा करूँगा।
तो अमेरिका ने 100% टैरिफ लगाया, तो फिर इसने भी 100% टैरिफ लगा दिया। यह वो कनाडा है जो सोच रहा था कि हम तो अमेरिका के पिछलग्गू नहीं मित्र हैं, लेकिन एक व्यक्ति जब ज़्यादा बड़ा हो जाए तो शायद बाकी लोग मित्र नहीं रह जाते। ऐसे हम लोग दोस्तों के ग्रुप में भी देखते हैं, जैसे कोई दोस्त बहुत ज़्यादा अमीर है तो और लोगों को वो दोस्ती नहीं रहती। दोस्ती मतलब दोस्ती किसे कहते हैं, जिसका स्टेटस मैच करता हो। लेकिन कोई दोस्त बहुत ज़्यादा अमीर हो तो उससे दोस्ती शायद संभव नहीं है। यही कनाडा जो उसके इलेक्ट्रिक व्हीकल पर 100% टैरिफ लगाया था, वो आज भूल गया कि मैंने अमेरिका के समर्थन में चीन पे 100% टैरिफ लगाया था। कनाडा की यही भूल हुई कि कनाडा ने अमेरिका के समर्थन में चीन पे 100% टैरिफ लगा दिया। तो अमेरिका इन्हें समझ बैठा कि जब कनाडा हमें इतना मानता ही है तो क्यों ना कनाडा हमारा 51वां राज्य बन जाए। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं ग्रीनलैंड के नाम पर इनका शक्ति का परीक्षण कर दे रहे हैं। रही सही शक्ति को ख़त्म करने के लिए नाटो को भी कभी भी ख़त्म करने की धमकी दे देते हैं और कहते हैं कि अगर मैं नाटो ख़त्म कर दिया तो बेटा फिर तुम्हें रसिया से कोई नहीं बचा पाएगा। तो जितना भय का व्यापार इस समय यूरोप से अमेरिका कर रहा है, इतना शायद कोई नहीं करेगा और ना ही कोई किया है। ऐसे में ही मैं ये मानता हूँ कि ऐसे ही यूरोपियन कंट्री को एक संगठन बनाना, जैसे यूरोपियन यूनियन है, इनको एक मिल के अमेरिका का विरोध करना चाहिए, पूरी तरह विरोध करना चाहिए कि हम लोग पहले के ज़माने में नहीं जी रहे हैं। अभी कॉलोनाइजेशन का समय ख़त्म हो चुका। अब हैज़ ऑल द कंट्रीज आर सोवरेन कंट्रीज, सो दैट he should not improve colonization। बिल्कुल सेम पिक्चर है। यहाँ पर दृश्य समझने के लिए पर्याप्त है कि कैसे ट्रंप ने सबको बिठाकर यूरोपियन यूनियंस की जब क्लास लगाई थी, उससे क्लियर होता है कि अमेरिका अभी ने कुछ नहीं मानता है। ट्रंप के इरादे एकदम क्लियर है। वो मार्क कार्नी जो अभी कनाडा का प्रेसिडेंट है, जिसे ट्रूडो का कुर्सी खा गया, वैसे मार्क कार्नी का भी कुर्सी खा जाएगा। इसी के चलते मार्क कार्नी उड़कर पहुंचे चाइना शी जिनपिंग से मिलने और जाकर के अब तक की सबसे बड़ी ऐतिहासिक डील करके चले आए। चीन और कनाडा के बीच में जैसे ही टैरिफ रिलीफ का अनाउंसमेंट हुआ, अमेरिका भड़क गया और ऐसे में अमेरिका ने कहा कि इसकी यथासंभव कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन चाइना को कनाडा से ऐसा क्या मिलने वाला है, ये सवाल पूरी दुनिया में गूंज रही है और हर एक सोशल मीडिया न्यूज़ चैनल पे ये सवाल बन रहा है कि आखिरकार चाइना को कनाडा से ऐसा क्या ही मिलने वाला है। तो पहले ही बार में आंसर है 100% टैरिफ थे, उन्हें हटाकर 0 कर दिया गया है। सुनो सर, आपको अपने व्हील्स जो आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हमने 100% टैरिफ लगाया था, वो अब देने की ज़रूरत नहीं है। खुलेआम आइए, व्यापार कीजिए, कहीं से कहीं तक अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मिशन ने कहा कि बेटा सुनो, तुम इस चीज़ के लिए रिग्रेट करोगे। लेकिन ये जैसे देखिए, अभी कनाडा ने चीन के साथ अभी अलाइन कर लिया कि कोई भी टैरिफ नहीं लेंगे। आपके जो इलेक्ट्रिक व्हीकल पे जो हम 100% टैरिफ लगा रहे थे, वो 0 टैरिफ रहेगा 1 मार्च से। अमेरिका इस पर बौखलाए हुए कनाडा को धमकी दिया जा रहा है। और ये बात सही भी है कि अमेरिका का कनाडा के बीच 66% का व्यापार है। अमेरिका कनाडा से 66% घाटे में रहता है। तो अमेरिका, वाकई ये सच्चाई भी है कि अमेरिका कनाडा पे प्रभाव डाल सकता है अगर अपने पे आ जाए तो। कनाडा में जो तुमने आने दिया, चीन को जो तुमने कनाडा में आने दिया, तुम ये जानबूझकर क्यों? क्योंकि अमेरिका तुम्हारे पास व्हीकल्स बेचता है और तुम अमेरिका के साथ व्यापार करके पूरी जीडीपी चलाते हो। अच्छा, ये सच भी है। कनाडा के टोटल एक्सपोर्ट्स, अभी मैं आपको बताया ही था, एक्सपोर्ट्स है उसका 66% अकेला अमेरिका से होता है। या फिर इसको भी और आसान कहें तो समझिए कि आधे से अधिक कनाडा का व्यापार केवल अमेरिका पर टिका हुआ है। और ऐसे में अमेरिका से व्यापार करके हर साल $150 बिलियन से ज़्यादा कमाता भी है। इसके बावजूद वह रसिया व कनाडा के पास चाइना के पास पहुंच जाता है और कहीं ना कहीं चाइना को अपने साथ लाने का प्रयास करता है। और इसी क्रम में इन दोनों की जो विवाद है वो पब्लिक हो जाती है। मार्क कार्नी, आप इस अंदाज़ा लगाइए कि ये कितनी बड़ी बात है। हो सकता है कि आप इस बात को बहुत हल्के में फ़िलहाल ले रहे हो। इसकी प्रासंगिकता कुछ दिनों बाद जब सिद्ध होगी कि ये बहुत बड़ी घटना घटी थी। इसको आप ऐसे समझिए, 2017 के बाद 2026 में लगभग 10 साल हो गए। 10 साल बाद कोई कनाडा का पीएम,
कोई वहाँ का जो हेड है कंट्री का चीन की यात्रा नहीं किया। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कनाडा और चीन के बीच कितनी गंभीरता से विवाद हुई थी। वही मानकर चलेंगे। और ऐसे में मार्क कार्नी यहाँ पहुँचते हैं तो चीनी लोग इनका भव्य स्वागत करते हैं कि चलो लौट के बुद्धू आप घर तो आए, अब आपके साथ बढ़िया हो जाएगा। चीनियों के द्वारा बढ़िया इनका सम्मान किया जाता है। यह अपनी यात्रा में निकलते और छोटी मोटी यात्रा लेकर नहीं आए। 13 तारीख से 17 तारीख की टोटल इनकी 5 दिन की टोटल यात्रा है। ऐसे में यह बाकायदा अनाउंसमेंट करते हैं कि मैं यात्रा पर जा रहा हूँ, बढ़िया अपने साथ रिस्पॉन्सेंस लेकर लौटूंगा, बढ़िया विजिट करूंगा। यहाँ पर चीनी लोग भी बढ़िया इनका स्वागत करते हैं। इनकी यात्रा में से मीडिया में खबर चलने लगती है कि यह कनाडा चीन के रिश्तों में एक नई ऊंचाई देगी। यहाँ पहुंचकर ये प्रीमियर लीग से मुलाकात करते हैं। बढ़िया भव्य स्वागत इनका रेड कारपेट पर दिया जाता है। इससे खुश होकर के धन्यवाद के मैसेज लिखते हैं। और इनकी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है, जो यहाँ पे भी जो रूलिंग पार्टी चाइना में है, पार्टी का नाम है कम्युनिस्ट पार्टी। उसके जो चेयरमैन है जाओ लेजी से भी इनका मुलाकात होती है। ये ध्यान देने वाली बात यह है कि जाओ लेजी से मुलाकात होना ये अपने आप में एक सिंबॉलिक टर्म है। अमेरिका जो अपने आप को पूंजीवादी कहता है, ऐसे में अगर कनाडा जो चीन के कम्युनिस्ट पार्टी है उसके हेड से मुलाकात करके आता है, हेड तो शी जिनपिंग है लेकिन फ़िलहाल के लिए चेयरमैन जो स्टैंडिंग कमेटी है उसके जाओ लेजी है। जाओ लेजी से इनकी मुलाकात होना बहुत बड़ी सिग्निफिकेंट है। कनाडा अब उस तरफ भी देख रहा है कि ठीक है भाई, चीन वालों तुम बुरे नहीं हो। अभी 2 दिन पहले अंकित जब चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ लीडर्स इंडिया आए हुए थे, तब हमने आपको यह पूरी जानकारी दी थी कि इनके पास में स्टैंडिंग कमेटी जैसे काम करती है। उस स्टैंडिंग कमेटी में जाओ लेजी जो है ना, वो इस समय हेड ऑफ एंटी करप्शन ब्यूरो बनकर बैठे हुए हैं। कहने का मतलब यह है कि जैसे जाओ लेजी जो है शी जिनपिंग वहाँ का हेड ऑफ कंट्री है, तो ये मान लो जैसे कि भारत में हमारा क्या हेड ऑफ कंट्री प्रेसिडेंट को माना जाता है कि उनके पास पावर है। तो यूँ कह लें कि प्रधानमंत्री के मुलाकात के बाद राष्ट्रपति से मुलाकात होना ऐसा ही सेम है कि जाओ लेजी जो है हेड ऑफ कमेटी है। यहाँ पे भी जो 2-3 दिन पहले इंडिया में आए थे तो हेड ऑफ एंटी करप्शन कमेटी के हेड थे वो, ऐसा ही मान सकते हैं। यह अपने आप में दर्शाता है कि इन्हें अब चीन की पॉलिसीज से भी दिक्कत नहीं है। आइए थोड़ा सा व्यापार पर भी नज़र डाल ले। चाइना के साथ कनाडा का जो व्यापार है वो ऑलरेडी 118 बिलियन का होता है, जिसमें कनाडा चाइना से बहुत सारा सामान लगभग $90 बिलियन का सामान मंगाकर $60 बिलियन के घाटे में रहता है। इस व्यापारिक घाटे में चीन को आने वाले समय में और ज़्यादा फायदा या इजाफा होगा, क्योंकि चाइना व्यापार में एक्सपोर्ट करता है कनाडा को। ऐसे चीन अभी तो उससे व्यापार घाटे में चल रहा है, $60 बिलियन के व्यापार घाटे में चल रहा है। लेकिन भविष्य में उम्मीद जताई जा रही है कि चीन उससे फ़ायदे में रहेगा, क्योंकि जो अभी पॉलिसीज डिसाइड की गई है कि 1 मार्च के बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल पे टैरिफ नहीं लगेगा। इन सब को वजह से, क्योंकि चाइना में सस्ते सामान, चाइना एक ही चीज़ से जाना जाता है। अब चाइना की इकोनॉमी एक एक्सपोर्ट पे टिकी हुई है। एक्सपोर्ट कैसे करता है वो? क्योंकि उसके सामान बहुत सस्ते होते हैं। तो ये भविष्य में माना जा रहा है कि चाइना को बहुत सारा फायदा होगा, और अगर ऐसा करेगा तो व्यापारिक सरप्लस कनाडा की तरफ झुकेगा या चीन के लिए तो विन विन सिचुएशन है ही। चाइना के साथ साथ कनाडा यहाँ पर चाइनीज़ लोगों को अपने देशों में आता हुआ देखकर उन्हें भविष्य में अपनी पार्टी बनाना चाहता है। कल को अमेरिका अगर उनके साथ कुछ भी ऐसा बुरा बर्ताव करता है, इसमें चीनियों को लगे कि, जिससे कनाडियंस को लगे कि कल को हमारे साथ कोई खड़ा हो सकता है पैसे के लालच में, तो वो चीन है। इसलिए कनाडा अपना बाज़ार खोलकर चला आया है, और उस बाज़ार में सबसे पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी कार के लिए मार्केट खोला गया है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में ध्यान दिया गया है कि लगभग 50 से 49 हज़ार कारें अब चाइना कनाडा को एक्सपोर्ट करेगा। उस पर कनाडा भी और वो भी इलेक्ट्रिक कार है, उस पर लगभग 5% के आसपास एवरेज टैरिफ लगेगा, जो पहले 100% तक हुआ करता था। यह दर्शाता है कि चाइना ने कनाडा के बाज़ार को अपने लिए यूज कर लिया है। परिणाम क्या निकलेगा? परिणाम यह निकलेगा कि आने वाले समय में कनाडा के अंदर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स थे
जो टेस्ला भी चला करते थे या फोर्ड की कंपनियां काम करती थी, अब उन्हें पूरा कंपटीशन मिलेगा चीन से, क्योंकि अमेरिकी बाज़ार को चीनी सस्ता बाज़ार खा जाएगा। आपको याद होना चाहिए कि कनाडा ने ट्रूडो के नेतृत्व में जब बाइडेन राष्ट्रपति हुआ करते थे तब टैरिफ का खेल खेला था। अब चाइना पर 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर टैरिफ लगा दिए थे कनाडा ने। बदले में चाइना ने नाराज़ होकर कनाडा के जो एक मतलब रैपसीड ऑयल जो होता है इसके ऊपर टैरिफ लगा दिया था। दोनों देश एक दूसरे के साथ दुश्मनी निभाने लगे थे। दुश्मनी तो पुराने भी थी। हवाई के एक बड़े व्यक्ति, हवाई के ऊंचे पद पर बैठे एक एग्जीक्यूटिव को कनाडा ने अमेरिका के कहने पर अरेस्ट कर लिया था। उस समय भी अमेरिका उस पर भी कनाडा और चाइना के रिश्ते काफ़ी ख़राब हुए थे। देखिए कनाडा और चाइना के रिश्तों की खराबी में और भी कई अध्याय हैं। अध्याय में चाइना के ऊपर कनाडा हमेशा ये आरोप लगाता आया है कि कनाडा के इलेक्शन में चीन का हस्तक्षेप रहता है। कनाडा के इलेक्शन में प्रभावित करने वाले पिछली बार ट्रूडो ने अपने आरोप भारत पर भी लगाया था कि भारत का हस्तक्षेप कनाडा के इलेक्शन में है। भारत और चीन पर आरोप आए थे कि ये हमारे इलेक्शन को प्रभावित करते हैं, लेकिन ट्रूडो को तो ट्रंप ले गए। लेकिन अभी भी कनाडियंस को यह बात समझ में अच्छे से आती है कि चाइना के साथ लड़ने पर उन्हें संभवतः अमेरिका से शील्ड मिल जाएगा, कवर मिल जाएगा। अमेरिका से उन्हें बचत हो जाएगी, अमेरिका के प्रभाव क्षेत्र से वो बचे रह जाएंगे। खैर इन तमाम चीज़ों के अंदर ट्रूडो तो जा चुके। मार्क कार्नी जब से आए तो मार्क कार्नी इस उम्मीद में थे कि जो ट्रूडो गलती की है वो अब हम नहीं करेंगे। ट्रूडो अमेरिका के सामने नहीं टिक पाए थे, क्योंकि ट्रंप ट्रूडो के सामने बिल्कुल जिद से तैयार हो गए थे कि बेटा तुम्हें तो इक्यावन राज बना के ही मानेंगे। लेकिन अब मार्क कार्नी अब इस किसी भी हद तक जाकर कनाडा के इक्यावन राज बनने से रोकना चाहते हैं। ग्रीनलैंड पर जब तक फतह होगी तब तक कनाडा शायद अपने पंख पसार कर बहुत सारे देशों को अपने साथ मित्रता करेगा। इस समय यूरोप के और नाटो के देशों के समीकरण बिल्कुल बदल गए हैं। अपने सुरक्षा के लिए दौड़ने लगे हैं। उन्हें समझ में आने लगा है कि अगर हम नहीं कुछ किए तो एक दिन अमेरिका हम सबको निकल जाएगा। इन सारे देशों पर अमेरिकी शासन होगा। अमेरिका की मर्जी से इनके यहाँ पर शासन चलने लगेगा। जैसे अमेरिका ने इतने दिनों तक सबको सहअस्तित्व की अवधारणा दी थी, अब वो पूरी तरह से गौण हो जाएगी। है मार्क कार्नी समझदारी से अपनी मीटिंग करके आते हैं, बढ़िया एक ज्वाइंट स्टेटमेंट निकालते हैं, 4-5 पन्ने का है। सर हम कैसे कैसे काम करने की तैयारी में हैं, हम कैसे आगे बढ़ेंगे, हम सभी प्रकार के ट्रेड बैरियर्स हटा रहे हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का फ़ायदा होगा। जो चीन को कनाडा से मिलने वाला रैपसीड ऑयल है उस पर क्या चाइना भी अब टैरिफ हटा देगा? तो 1 मार्च के दिन से दोनों देशों के बीच कोई ट्रेड टैरिफ नहीं रह जाएंगे। ये कुल मिलाकर के इन दोनों देशों के बीच में हुआ एक बड़ा समझौता है। सवाल ये बनता है कि एक व्यापारिक समझौता है, बस एक तो व्यापारिक, इसे इतना बड़ा बढ़ाकर क्यों लिया जा रहा है? आंसर स्पष्ट है। पिछले 10 सालों से कनाडा जिस चाइना से नफरत करता था, कोई वहाँ का पीएम यहाँ पे चीन में नहीं आया था, या यहाँ का कोई हेड ऑफ कंट्री वहाँ कनाडा में नहीं गया था, एक झटके में उसके साथ मित्रता कर लेता है चीन। यह बहुत सिंबॉलिक बात है। उस देश के ऊपर सब टैरिफ हटा देता है। दोनों एक दूसरे के म्यूचुअल टैरिफ हटाने की बात कर लेते हैं। यह कोई छोटी घटना नहीं है, इस घटना के बहुत गंभीर मायने हैं। इस घटना के अंदर तमाम प्रकार के वैश्विक समीकरण हैं। कुल मिलाकर के यह घटना घटित होती है। इसके तुरंत बाद लोग इन्हें खींच कर लाना शुरू करते हैं। सर आप यह जानबूझकर किए हो ना, ताकि BID को बाजार में एंट्री देकर आप अमेरिका की टेस्ला गाड़ी को बाहर निकाल दो। इसके साथ ही साथ मार्क कार्नी एक और लाइन बोल के आ गए कि अब कनाडा और चीन न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में आगे बढ़ना चाहिए। अब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को लेकर के लोग सवाल खड़े करने लगे। ऑर्डर का मतलब क्या होता है? क्रम होता है। क्रम में सबसे ऊपर अमेरिका को माना जाता है, फिर G7 कंट्रीज़ को रखा जाता है, फिर दुनिया में चाइना को कंसिडर किया जाता है, जिससे 7 संयुक्त रूप से एक लाइन है, अपने आप को पावरफुल मानते हैं। लेकिन वर्ल्ड ऑर्डर की जब बात हो तो अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर चीन आता है। ये बात स्वीकार करनी होगी। ये बात अनाउंस करके चले आते हैं। जब ये बात अनाउंस करके चले आते हैं तो अमेरिका के समर्थक हैं,
ट्रूडो के पीछे पड़ जाते हैं कि हाँ बेटा जी तुम वही हो ना जो इलेक्शन में बोल रहे थे कि चाइना से हमें थ्रेट है, चाइना वाले लोग हमें बर्बाद कर रहे हैं। और भूलो मत, चाइना से मित्रता केवल बर्बादी आती है। अमेरिका से आगे चल कर के लोग आगे बढ़ पाते हैं। तुमने तो खुद कहा था कि कनाडा के इलेक्शंस में चाइना का प्रभाव होता है, लेकिन अब तुम उन्हीं के साथ व्यापारिक समझौते करके आ गए। खूब बढ़िया। इनकी अमेरिका ट्रोलिंग कर रहे हैं, जैसे ट्रूडो की ट्रोलिंग की थी। ये पब्लिक डिबेट थी जिसके अंदर ये स्वीकार किए थे कि हाँ भाई चाइना का प्रभाव कनाडा के अंदर है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर सोचिए, ये इन सारे प्रभाव को जानते हुए भी अगर चीन से हाथ मिलाने के लिए मजबूर हुए हैं, इसके पीछे किसी न किसी ने मजबूर जरूर किया होगा। यह बात जाननी ज़रूरी है। चाइना ने कैनेडियंस के ऊपर वीज़ा बैरियर हटा दिए हैं। कहा है कि कोई भी वीज़ा फ्री एंट्री है, कोई भी वीज़ा फ्री एंट्री। कनाडियन अगर चाइना आना चाहते हैं तो बढ़िया, इनका हैंडशेक हो गया है। जब इस तरह की बातें होने लगी तो लोगों ने कनाडा से सवाल किया कि भाई साहब आप लोग तो दिख गए, आप लोग चाइना के साथ चले गए। तो चाइनीज कनाडियन समर्थकों ने और चाइनीज समर्थकों ने यही कहा कि इस काम को करने वाला जो असली व्यक्ति है वो तुम्हारे देश में बैठा है, अमेरिका, जिसने सही मायने में वर्ल्ड ऑर्डर को बर्बाद कर दिया। अब देशों को अपने कोर्स करेक्ट करने पड़ रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि मैं पर्सनली अपनी तरफ से कई बार ऐसा फील करता हूं कि अगर स्थिति ज़्यादा लंबे समय तक बनी रहती है तो यूरोपियन देश खुद रशिया के साथ दोस्ती कर लेंगे कि भाई हमें तुम ही बचा सकते हो और तुम ही बचा लो। कम से कम तुम हम पर तो हमला नहीं करने आते थे और आओगे। आज अमेरिका ने तुमसे दुश्मनी कराकर हम लोगों से ग्रीनलैंड छीन लिया, कल को हमसे कनाडा छीन लेगा। एक दिन उससे दुनिया में जो जगह पसंद आएगी उसे कब्जा कर बैठ जाएगा। रशिया और चाइना मिलकर हमारे साथ आ जाओ, अमेरिका से हमें बचाओ, क्योंकि यह फैलता बीमारी की तरह चला आ रहा है। क्योंकि अमेरिका की नीयत एकदम स्पष्ट है। जैसे ही वो ग्रीनलैंड खोलेगा, ये मानकर चलिएगा ग्रीनलैंड पर कब्जा होते ही अगला जो अनाउंसमेंट होगा कनाडा के लिए होगा। अभी तक यह कहा जाता है कि मैं गोल्डन डोम बनाऊंगा, इसलिए ग्रीनलैंड चाहिए। उसके बाद यह कहेगा कि हम ग्रीनलैंड तक जाने में दिक्कत आती है, इस बीच में कनाडा पड़ता है, हमें अच्छा नहीं लग रहा, इसीलिए हमें कनाडा चाहिए। कनाडा शायद कुछ नहीं कर पाएगा। कनाडा आज G7 देश है, G7 देश का एक पार्ट है। आज वो अमेरिका के साथ मिलकर के फाइव आई कंट्रीज का अलायंस भी है, लेकिन इन सब का कोई मतलब मायना नहीं निकलता। फिलहाल सब बेकार है। कोई चाहे नाटो हो, चाहे G7 हो, चाहे 5 आई कंट्रीज हो, चाहे कोई कंट्रीज हो। खैर आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं ज़रूर बताएं। जब ये बात पूछी गई ट्रंप से, और एक बात और मार्क कार्नी ने इन दिनों ये भी पूछा जा रहा है कि साहब बताइए कि क्या ग्रीनलैंड को लेकर आप क्या सोचते हैं। तो ये कहते हैं कि वो नाटो कंट्री है, नाटो वाला है, हम सब ग्रीनलैंड के साथ खड़े हैं। यह बड़ा ही विचित्र संयोग बन चुका है। ट्रंप से पूछा गया साहब वो पता चला है कि वहाँ जा करके ट्रेड डील करके आ गए हैं मार्क कार्नी। तो ये कहते हैं कि हाँ दैट इज़ ओके, दैट इज व्हाट ही शुड बी डूइंग, इट इज़ गुड थिंग फॉर हिम टू साइन ट्रेड डील विद चाइना। बोले यही तो करने गया था, वो करना भी चाहिए था, इससे क्या ही फर्क पड़ रहा है। भाई साहब ये नेक्स्ट लेवल का बंदा है, इसका एटीट्यूड नेक्स्ट लेवल का है। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ट्रंप को कि कौन किसके साथ क्या डील कर रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। खैर कुल मिला करके यह डील हो जाती है। देखना यह होगा कि रूस के लिए यूरोपियन द्वार कब खुलते हैं, वर्ल्ड ऑर्डर फिर से कहाँ जाकर रिसेटल होता है। आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय ज़रूर बताएंगे। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथियों के साथ चैनल को साझा कीजिएगा। साथ ही साथ हमारे साथियों अपने साथियों से भी चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। धन्यवाद। जय हिंद।